नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर नीमरा सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग इसका 62वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम आज यूनिट 11 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 10 या यूनिट 10 से पहले के जितने भी लेक्चर्स थे उनको सबको मैंने डिटेल में बिल्कुल पढ़ा दिया है। आज हम लोग इससे जो पहले जो पढ़ रहे थे यूनिट 10 था, उसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी मेन जो क्रॉप्स थी उसको मैंने ख़त्म कर दिया है। इसके साथ साथ मैंने इंस्टेंट हार्टिकल्चर जो पढ़ाया है उसमें मैंने आप लोगों को जितना फ्रूट क्रॉप्स थी और उसके साथ साथ जितना वेजिटेबल क्रॉप्स थी उसको भी मैंने पढ़ाकर कंप्लीट कर दिया है। आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वीड साइंस का पहला पार्ट। वीड साइंस को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपका जो वीड साइंस है इसका पहला पार्ट। वीड का मतलब होता है खरपतवार। हमारी जो कल्टीवेटेड क्रॉप होती है उसमें क्रॉप के अलावा अगर कोई और प्लांट जर्मिनेट हो जाता है, उग जाता है, तो उसको हम वीड कहते हैं। इसी के बारे में कुछ जो पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट, उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वीड होता क्या है। वीड एज ए प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज़ नॉट डिजायर्ड। वीड एक ऐसा प्लांट होता है जो उस जगह पर ग्रो हो जाता है जहां उसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, जैसे मान लो कि मैंने गेहूं की कल्टीवेशन करी है। अब गेहूं के खेत में फ्लेरिस माइनर अगर उग गया तो फ्लेरिस माइनर का वहाँ काम तो है ही नहीं, लेकिन वहाँ उग गया तो फ्लेरिस माइनर को हम क्या बोलेंगे कि ये एक वीड है। या जैसे मान लो कि मैंने गेहूं की कोई एक प्रजाति ग्रो कर रखी है, अब उसमें जौ भी उग गया, तो गेहूं में अगर कोई जौ उग गया है तो जौ क्या हो जाएगा, उस समय वहां पर वीड का काम करेगा। एक तरीका और हो सकता है, जैसे मान लो कि गेहूं की कोई एक पर्टिकुलर वेराइटी जो है, जैसे मान लो PBW 343 मैंने ग्रो कर रखा है। ठीक, अब उसमें हम देखते हैं कि उसमें जो गेहूं की सुजाता वैरायटी है उसके भी कुछ प्लांट्स जर्मिनेट हो गए हैं, उग गए हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि जो वैरायटी हमने ग्रो करी है उसके अलावा अगर किसी और वैरायटी का उसमें प्लांट जर्मिनेट हो गया है तो उस समय उस जर्मिनेट प्लांट को भी हम क्या बोलेंगे कि ये भी एक वीड है। तो ऐसे प्लांट्स जो बिना ग्रो किए ही ग्रो हो जाते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं होती है हमारी प्लांट क्रॉप में, उनको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जेंथ्रोटूल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ वीड साइंस। जो हमारा वीड साइंस है उसके फादर कहे जाते हैं जेंथ्रोटूल, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्हीं को कहा जाता है वीड का फादर ऑफ वीड साइंस। वीड काजेज ड्रास्टिकली एनुअल लॉस to Indian agriculture which is more than the combined losses caused by insect pest and diseases। कह रहा है कि वीड की वजह से इंडिया में ड्रास्टिक एनुअल लॉस होता है हमारी क्रॉप्स को, जितना डिजीज, इंसेक्ट और पेस्ट मिलकर नहीं करते हैं लॉस, उससे कहीं ज़्यादा लॉस हमारे क्रॉप को हो जाता है केवल और केवल खरपतवार की वजह से। यानी कि कोई रोग लग रहा है या कोई कीड़ा लग रहा है, उनसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे खेत में अगर कोई खरपतवार है तो उससे हम अपने खेत को सुरक्षित करें, क्योंकि खरपतवार ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इन इंडिया 25% ऑफ क्रॉप लॉसेस ड्यू टू वीड। इंडिया में ऐसा एस्टिमेशन है कि लगभग 25% क्रॉप हमारी वीड की वजह से ही लॉस हो जाती है। जैसे मान लो कि अगर हमारे खेत में 100 किलोग्राम कोई चीज़ का प्रोडक्शन होना है, लेकिन ऑन एन एवरेज क्या होता है कि 25 किलोग्राम कम हो जाता है, यानी कि हमारा प्रोडक्शन 75 किलोग्राम ही रह जाता है, क्योंकि उस खेत में वीड का अफेक्ट हो गया था, वीड जर्मिनेशन हो गया था, खरपतवार की वजह से हमारा लॉस हो जाता है। तो इंडिया में ऐसा एस्टिमेशन है कि 25% लॉस हमारा केवल वीड की वजह से होता है। कांग्रेस ग्रास और कैरेट ग्रास, जिसका साइंटिफिक नेम होता है, बोटेनिकल नेम पार्थेनियम हिस्टेरोफोलस, एंड सैंजवीड, जिसका हम नाम है हेलियंथम स्पीसीज,
रिस्पॉन्सिबल फॉर डर्मल एलर्जीज इन ह्यूमन बींग्स। जो हमारा कांग्रेस घास होता है, जिसको हम कैरेट घास बोलते हैं या गाजर घास भी कहते हैं, ये इसका जो बॉटेनिकल नेम है वो पार्थेनियम होता है। तो पार्थेनियम की, और जिसको हम सेंजी बोलते हैं, सेंजी वीड, जिसका बॉटेनिकल नेम होता है हेलियंथम स्पीसीज। तो चाहे वो कांग्रेस घास हो और चाहे हेलियंथम हो, पार्थेनियम और हेलियंथम, इन दोनों वीड्स की वजह से कुछ कुछ आदमियों में एलर्जी पाई जाती है कि अगर वो इस क्रॉप के संपर्क में आते हैं, देर तक इनके पत्तियां या इनकी टहनियां उनकी चमड़ी से टच कर जाती है, तो कुछ इस टाइप का उनके एलर्जी हो जाती है। चमड़ी जो है सूज जाती है, वो काफ़ी खुजलाहट होने लगती है। इस टाइप की एलर्जी इसकी वजह से होती है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ा जाता है जब हम वीड साइंस पढ़ते हैं, उस इंपॉर्टेंट टर्म का नाम है एलिलोपैथी। इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये एलिलोपैथी क्या होती है। एनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट हैज़ ऑन अनदर थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट escape into environment known as एलिलोपैथी। कह रहा है कि कोई ऐसा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट जो किसी एक प्लांट के केमिकल निकालने से किसी दूसरे प्लांट को होता है, इसको हम बोलते हैं एलिलोपैथिक इफेक्ट। जैसे मान लो कि हमने कोई क्रॉप ग्रो करी है, उस क्रॉप में कोई एक वीड ग्रो हो गई, तो एक तो कंपटीशन करेगी न्यूट्रिशन के लिए, एयर के लिए और सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कंपटीशन करेगी, तो उससे हमारी जो मेन क्रॉप है उसका प्रोडक्शन घट जाएगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे वीड्स भी होते हैं जो केमिकल रिड्यूस करते हैं, जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, सॉइल में मिला देते हैं या अपने आसपास इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। तो जो बगल वाली क्रॉप्स होती है जिसको हम ग्रो कर रहे होते हैं, उन पर काफ़ी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। उनका प्रोडक्शन जो है या उनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक अफेक्टेड होती है। इसी को हम बोलते हैं एलिलोपैथिक इफेक्ट। दीज केमिकल्स आर सेकेंडरी मेटाबॉलिक्स, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, वीड इंटरफियर विथ क्रॉप्स एज कंपटीशन एंड एलिलोपैथी। अब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि वीड्स जो होते हैं वो एक तो कंपटीशन करते हैं, चाहे न्यूट्रिशन को लेकर, चाहे स्पेस को लेकर, चाहे एयर को लेकर, चाहे सनलाइट को लेकर, इन सब चीज़ों के लिए वो मेन क्रॉप से compete करते हैं। तो हमारी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय होती है। साथ में अगर वो कोई हार्मफुल केमिकल से क्रिएट कर रहा है तो उससे भी हमारी क्रॉप को नुकसान होता है। मतलब वो दोनों तरीके से, चाहे वो कंपटीशन के थ्रू हो और चाहे एलिलोपैथी के थ्रू हो, दोनों तरीके से हमारी वो क्रॉप को नुकसान करता है। जॉनसन ग्रास, जिसको हम सोरगम हेल्पेंस भी बोलते हैं, एट इट्स टेलरिंग स्टेज इज पॉइजनस टू एनिमल ड्यू टू देयर हाई प्रोसिक एसिड, जिसको हम HCN बोलते हैं, ड्यूरिन कंटेंट। इसके अंदर जो हमारा जॉनसन ग्रास होता है, ये जॉनसन ग्रास का जो है वो पिक्चर हमने लगा दिया है। सोरगम हेल्पेंस इसका साइंटिफिक नेम होता है। अगर हम बात करें तो जब ये टिलरिंग स्टेज पर होती है, जब इसमें टिलर निकल रहे होते हैं, यानी कि ढेर सारे इसमें नीचे से जड़ निकल रहा होता है, जब इसका जो थान है पौधे का वो मोटा हो रहा होता है, यानी व्यास ले रहा होता है, उस समय अगर इसको हम हार्वेस्ट करके अपने पशुओं को खिला देते हैं चारे के रूप में, तो उससे हमारा जो पशु है वो बीमार हो सकता है या मर भी सकता है, क्योंकि उसके अंदर HCN नाम का एक ड्यूरिन विष पाया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा पशु है वो इसको खाने के बाद बीमार हो सकता है, या अगर ज़्यादा उसने कंज्यूम कर लिया है तो यहाँ तक कि वो मर भी सकता है। ड्रॉप्सी जो होता है एक मैक्सिकन पॉपी होती है, इस तरीके का उसका फिगर होता है। ये है मैक्सिकन पॉपी, जिसका नाम है अर्जिमा मैक्सिकाना, इसका साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम होता है। सीड मिक्सड विद मस्टर्ड क्रॉप्स एंड क्रस्ट बॉट डेथ एंड ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बीइंग। कह रहा है कि जब ये अर्जुमोन मैक्सिकाना का जो सीड होता है, इसका सीड और मस्टर्ड का सीड जब एक साथ मिक्स हो जाता है और पेराई करने के बाद उसका जो तेल निकलता है, अगर कोई ह्यूमन बीइंग उसको कंज्यूम कर ले और उसके अंदर अगर ये इस खरपतवार का अगर सीड ज़्यादा था तो तेल में वो मिलकर ऐसा बना देगा
कि उस तेल को जो कंज्यूम करेगा वो अंधा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉप्सी। तो ये ड्रॉप्सी वाली जो सिम्टम पाई गई थी वो दिल्ली में 1998 में पाई गई थी। एक आदमी ऐसे ड्रॉप्सी डिजीज की वजह से ही मर गया था। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे तेल का सेवन कर लिया जिसमें इस अर्जिमोन मैक्सिकाना का सीड भी पेरा गया था। इसके बाद अगर हम सेंसर मैकेनिज्म की बात करें तो अर्जिमोन मैक्सिकाना जो होता है, इसका जब सीड निकलता है, जब ये मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद इसका जो सीड होते हैं उनमें विंग्स लगी होती है, मतलब ऐसे छोटे छोटे रोए निकले होते हैं, जैसे कपास के रोए होते हैं उस टाइप के रोए निकले होते हैं। और इन्हीं रोओं की वजह से सीड काफ़ी हल्का सा होता है, तो इन्हीं रोओं की वजह से वो जब हवा तेज से चलती है तो इसका सीड उड़ जाता है, एक जगह से उड़कर दूर चला जाता है और वहाँ जाकर जर्मिनेट हो जाता है। तो इसी टाइप का इसके अंदर सेंसर मैकेनिज्म पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बड़ी दूर दूर तक जाकर ग्रो हो जाता है। अगर हम बात करें वीड्स की तो इनका प्रोपोगेशन बहुत अजीब टाइप से होता है। सीड से भी हो जाता है, राइजोम से हो जाता है, सकर से हो जाता है, रनर से हो जाता है, स्टोलन से हो जाता है, ऑफ शूट से हो जाता है और लीफ से हो जाता है। पता नहीं किस किस चीज़ से हो जाता है। किसान बार बार सोचता है कि हमारे खेत में खरपतवार नहीं हो, लेकिन बार बार थोड़ा बहुत खरपतवार खेत में रह ही जाता है। इतना प्रबल इनका जो प्रोपोगेशन सिस्टम होता है वो होता है। अगर हम बात करें बरमूडा ग्रास की, जिसको हम दूब घास भी बोलते हैं, साइनोडॉन डक्टिलान, इसका जो प्रोपोगेशन होता है राइजोम से हो जाता है, रनर से हो जाता है या स्टोलन से हो जाता है। बात समझो, जो दूब घास होती है इसकी जो जड़ होती है वो भी प्रोपोगेशन का काम कर देती है। इसके जो रनर्स होते हैं वो भी प्रोपोगेशन, यानी कि जो ऊपर की घास हमको फैली हुई दिखाई देती है वो भी, और साथ साथ में इसका जो स्टोलन होता है ये भी। केवल पत्ती को छोड़ दिया जाए तो दूब घास का जितना भी पार्ट बचता है वो सब प्रोपोगेशन में यूज हो सकता है। इसी वजह से खेत में दूब घास हम कितना भी मेहनत करें लेकिन हमारे खेत में दूब घास रहती ही रहती है, हम 100% उसको निकाल नहीं सकते हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस घास की, जिसको हम कांस बोलते हैं, गांव में इसको कास भी कहा जाता है, तो सॉरी टाइगर ग्रास को कास भी बोलते हैं। इसका जो प्रोपोगेशन होता है ये राइजोम के थ्रू होता है। जब इनकी जड़ आप खोदेंगे तो उसमें ढेर सारे आपको राइजोम्स मिलेंगे, वहीं से इनका प्रोपोगेशन होता है। फिर अगला है जॉनसन ग्रास, जिसको हम बारू बोलते हैं। इसका भी जो प्रोपोगेशन होता है वो जड़ों में जो राइजोम पाया जाता है वहीं से हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें पर्पल नट सेज, जिसको हम मोथा बोलते हैं, मोथा का जो ट्यूबर होता है, अगर हम मोथा का जो वीड होता है अगर इसको आप हार्वेस्ट करेंगे, ज़मीन से उखाड़ेंगे, तो ज़मीन से अगर उखाड़ के इसकी जड़ देखेंगे तो इसकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, जिनको हम ट्यूबर्स बोलते हैं। उन्हीं गांठों की वजह से ही मोथा जो होए वो प्रोपोगेट होता है। एक छोटा सा मोथा है, अगर 4 से 5 अंगुल का मोथा होगा तो अगर आप उसकी जड़ खोदेंगे तो हो सकता है आपको 1 फुट की उसकी जड़ मिल जाए, 1 फुट 9 इंच 8 इंच की जड़ उसकी मिल जाए, जब 4 अंगुल का केवल पौधा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़मीन के कितने अंदर से वो जर्मिनेट होकर बाहर आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वाटर हाइकेंथ होता है। वाटर हाइकेंथ जिसको हम बोलते हैं जलकुंभी, इसके जो ऑफसेट्स होते हैं इसके द्वारा इसके प्रोपोगेशन होता है। हर साल बरसात में ये उग जाता है, जब पानी घटता है तो ये सूख जाता है, लेकिन किनारे किनारे ही पड़ा रहता है। जैसे बरसात में पानी तालाब में भरता है जैसे फिर ये उग जाता है। तो ये जलकुंभी का जो प्रोपोगेशन होता है ये ऑफ शूट से होता है। कुछ मैंने फिगर भी लगा रखे हैं, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे हैं वो हो सकता है ना समझ पाएँ कि कौन सी वीड्स की बात हो रही है, तो हम आपको पहचानवा देते हैं कि आप पहचान जाइए। फिर बाद में अगर हम नाम लेंगे तो आप आसानी से इसके कैरेक्टरिस्टिक समझ पाएंगे, जिससे आगे पढ़ने में आसानी होगी। उसमें जो सबसे पहली ग्रास है जिसको हम बरमूडा ग्रास बोलते हैं, जिसको दूब घास बोलते हैं, इसको तो हर कोई जानता होगा। इस टाइप का देखने में लगता है, ठीक बिल्कुल ज़मीन को कवर किए होता है, इसकी हाइट नहीं होती, बिल्कुल ज़मीन में ही सटा होता है। उसके बाद जो हम कास होती है, टाइगर ग्रास जिसको बोलते हैं, वो देखने में इस टाइप का लगता है। इसका इन्फ्लोरोसेंस, इसमें देखिए जो ये सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है, इसी सफ़ेद सफ़ेद के बीच में जो हल्का हल्का सा आपको दाना दिख रहा है, इसके बहुत महीन महीन से हल्के हल्के दाने होते हैं, और इनके ऊपर ये ढेर सारे जो रोए लगे होते हैं हेयर्स नुमा सफ़ेद सफ़ेद। इन्हीं की वजह से ये हवा जब तेज़ चलती है तो एक जगह से उड़कर दूर चले जाते हैं और वहाँ जाकर जर्मिनेट हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जॉनसन ग्रास जिसको हम बालू बोलते हैं, वो देखने में कुछ इस तरीके का वीड होता है।
पर्पल नेट स्लेज जिसको मोथा बोलते हैं, ये इस तरीके का होता है, जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसकी जड़ बड़ी नीचे तक ही चली जाती है। पौधा ऊपर से बड़ा छोटा सा लगेगा, पत्तियां इसकी अगर ज़मीन के ऊपर देखेंगे, लेकिन ज़मीन के नीचे काफ़ी गहराई तक ये चला जाता है। वाटर हाइकेंथ जिसको हम जलकुंभी बोलते हैं, ये इस तरीके से कुछ देखने में लगता है। वीड एक्ट एज होस्ट फॉर इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीजेस। कुछ वीड ऐसे होते हैं जो क्रॉप ना होने के बाद किसी दूसरे पर अपना होस्ट बन जाते हैं। मतलब ऐसे समझो बात को, जैसे कोई इंसेक्ट है, ठीक, वो इंसेक्ट पहले कहाँ रहेगा? मेन क्रॉप पर रहेगा, मेन क्रॉप को डैमेज करेगा इंसेक्ट पेस्ट। लेकिन जब हमारी मेन क्रॉप हार्वेस्ट की हो जाएगी तो जो वीड बचेगा खेत में, उस वीड पर ये इंसेक्ट पेस्ट चले जाते हैं, फिर वहाँ पर रहेंगे, अपना गुजर बसर करेंगे, तब तक जीवन बिताएंगे जब तक दूसरी क्रॉप हमारी नहीं ग्रो हो जाती। इस तरीके का है। तो कौन सा होस्ट वीड है, कौन सा इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज़ है, और कौन सी क्रॉप में अफेक्टेड होता है। बात समझो कि जो राइस की क्रॉप में जो स्टेम बोरर लगता है, राइस के अलावा ये इकाइनोक्लोवाकोलनम जो होता है वीड, इस वीड पर भी लग जाता है। राइस के अलावा इस वीड पर भी ये जो स्टेम बोरर है ये लग जाता है। तो हमारी अगर राइस की क्रॉप नहीं होगी तो यह इंसेक्ट इस खरपतवार पर पल जाएगा। यहाँ पर आपको क्रॉप दिख रही है, इस क्रॉप की ये डिजीज़ दिख रही है। इस डिजीज़ पर अगर ये नहीं ये डिजीज़ या वो दिख रहा है इंसेक्ट पेस्ट, अगर इस क्रॉप पे ये इंसेक्ट या पेस्ट नहीं लग पा रहा है तो अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए ये इस क्रॉप के ना होने पर यहाँ पर चला जाएगा। इस तरीके से यह पूरा टेबल है, एक बार फटाफट बता देते हैं। कॉटन, पी एंड टोमेटो में जो लगने वाला ग्राम कैटरपिलर होता है, ये इन क्रॉप्स के ना होने पर चिनोपोडियम एलुबम जिसको हम बथुआ कहते हैं, इस पर अपना होस्ट वीड के तरीके से यहाँ पर रहकर अपना गुजर बसर करता है। जो टोमेटो में विल्ट लगता है, विल्ट डिजीज, ये जिसकी वजह से होता है, अगर टोमेटो नहीं होगी तो वो एग्रोफायरोन पोर्टुलाका, ठीक, जिसको हम पार्चुलाका भी कहते हैं, वहाँ पर ये चला जाएगा। इसके साथ साथ जो पर्ल मिलेट में एक डिजीज़ लगती है अर्गट, ये अर्गट वाली जो बीमारी है, इसका जो होस्ट वीड है ये कौन सा है? सेनकुरम सिलेरिस। क्या होता है? सेनकुरुस सिलेरिस, ये अर्गट का एक होस्ट वीड है। उसके साथ अगर हम बात करें राइस में बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट जो एक डिजीज़ लगती है, उस डिजीज़ का जो होस्ट है, होस्ट वीड, वो क्या है? लेर्सिया ओराइजोइडिस, ठीक, लेर्सिया ओराइजोइडिस। ये क्या होता है? ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का होस्ट वीड होता है। मेज की क्रॉप में जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ लगती है, मेज की क्रॉप ना होने पर इसका जो डाउनी मिल्ड्यू वाले जो पैथोजेंस होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? सकेरम स्पॉन्टेनियन नाम का जो वीड होता है उस पर चले जाते हैं, वहाँ अपना गुजर बसर करने लगते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो वीट होता है, वीट के ऊपर जो रस्ट लगता है, अगर वीट की क्रॉप नहीं मिलती है तो इसके जो पैथोजन है वो कहाँ चले जाते हैं? एग्रोफायरोन रेपेनस, ये एक प्रकार का वीड होता है, खरपतवार होता है, वहाँ पर जाकर अपना गुजर बसर करने लगते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वीड की डॉर्मेंसी की, तो जो वीड होता है, जैसे हम मेन क्रॉप अपनी जब हार्वेस्ट कर लेते हैं तो जो हार्वेस्ट हो गया गलती से जो वीड, वो तो हार्वेस्ट होकर फिर सीड के साथ अपना मिक्सचर हो जाएगा ग्रेन के साथ। लेकिन जिसको नहीं हार्वेस्ट किया, जो खेत में ही रह गया, वो खेत में किस तरीके से रहकर फिर अपनी डॉर्मेंसी को बचाकर अगले सीजन तक वेट करता है। क्योंकि जैसे गेहूं है, हमने काट कर रख लिया, उसको प्रिजर्व करके सुरक्षित रखा जिससे अगली साल हम उसको बुआई में यूज कर सकें। लेकिन वीड को तो हम ऐसा करते नहीं, लेकिन वीड फिर भी अगले साल जम जाता है। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो डॉर्मेंसी होती है बहुत मजबूत टाइप की डॉर्मेंसी होती है। वो 6 महीने, 2 साल, 3 साल, यहाँ के 7 साल, कुछ तो वीड ऐसे हैं जो 1-1 हज़ार या 5-5 हज़ार साल तक जीवित रह सकते हैं, उनकी डॉर्मेंसी होती है। लोटस एक प्लांट है, इसके जो सीड होती है, इसकी डॉर्मेंसी लगभग 1000 साल, 2000 साल बताई जाती है कि ये 2000 साल बाद भी जम जाएगा। एक बार अगर उसका सीड कहीं ऐसे कंडीशन में पड़ा है कि वहाँ डॉर्मेंसी उसकी नहीं ब्रेक डाउन हो पा रही है, तो अगर वो सीड 1000 साल बाद कहीं अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो वो जर्मिनेट होकर एक नया पौधा बना लेगा। इस टाइप की इनके अंदर डॉर्मेंसी होती है।
ये मेनली 3 तरीके की होती है। पहली तो होती है इनफोर्स डोरमेंसी, मतलब जिसको फोर्स करके डोरमेंसी दिलाई जाती है। जैसे मान लो कि कोई वीड सरफेस पर था, सॉइल की सरफेस पर, तो जब हमने जुताई करी, खेत में टिलेज ऑपरेशन करी, तो टिलेज ऑपरेशन करते समय वो वीड जो था वो जमीन के बहुत नीचे चला गया। अब बहुत नीचे जाने की वजह से उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्रॉपर एयर नहीं मिलेगा, तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो इस टाइप की जो डोरमेंसी हो जाती है, इसको हम बोलते हैं इनफोर्स्ड डोरमेंसी। उसके बाद है इनेट डोरमेंसी, जेनेटिकली कंट्रोल डोरमेंसी। उनका जेनेटिक्स ही ऐसा होता है, जैसे मान लो कि फ्लेरिस माइनर जो वीड है, जो गेहूं में लगता है, जिसको गेहूं का मामा या गेहूंसा कहते हैं, गांव में इसको बनरी भी कहते हैं। ये जो वीड होता है, गेहूं का जब समय आता है, नवंबर दिसंबर का समय, उसी समय ये जर्मिनेट होता है। बाकी जब मार्च अप्रैल में हम गेहूं काट लेते हैं तो ये खेत में पड़ा रहेगा। मार्च अप्रैल से लेकर पूरा अगले साल तक, वो नवंबर दिसंबर तक उसी खेत में पड़ा रहेगा, बिल्कुल शुद्ध डोरमेंसी में, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल इतना मजबूत है कि उसको जर्मिनेट नहीं होने देगा, और जो सीड है आपका बिल्कुल सुरक्षित पड़ा रहेगा। फिर अगले साल जब सही सीजन आएगा तब वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो इस टाइप की जो डोरमेंसी होती है, जो जेनेटिकली सीड के अंदर होती है, उसको हम बोलते हैं इनेट डोरमेंसी। उसके बाद होता है इंड्यूस्ड डोरमेंसी। ये क्यों होता है? ड्यू टू सडन फिजियो चेंजेस लाइक वाटर लॉगिंग। जैसे मान लो कि हमारा एक सीड है, जमीन की सतह पर पड़ा हुआ है, जमीन पर पड़ा हुआ है, वो जर्मिनेट हो सकता है, लेकिन क्या हुआ कि उसमें पानी भर गया खेत में। अब बड़ी देर तक पानी भरा हुआ है। जैसे आप ऐसा अंदाज लगाएं, आपने महसूस किया होगा कि जो हमारा राइस की फील्ड होती है, अगर राइस की फील्ड में ट्रांसप्लांटेशन से लगभग 15 से 20 दिन तक खेत में हल्का सा पानी भरा रहता है, मिट्टी वाटर लॉगिंग की कंडीशन रहती है हल्की सी, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो खेत है, उस खेत में कोई भी खरपतवार नहीं उगता है, क्योंकि वाटर लॉगिंग की कंडीशन बनी हुई है। पौधों को ना तो सनलाइट, जो वीड है, ना उसको जर्मिनेट होने के लिए सनलाइट मिल पा रहा है, और ना ही जर्मिनेट होने के लिए उसको एयर मिल पा रही है। पानी तो ढेर सारा मिल रहा है, लेकिन बाकी और चीज़ें मिल नहीं पा रही, इसी वजह से वो जर्मिनेट ही नहीं होता है, और बाद में उसका सीजन चला जाता है तो वो बाद में जर्मिनेट भी नहीं होता है। तो इस टाइप के जो जर्मिनेशन होता है, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डोरमेंसी। एक वाइल्ड ओट होता है, जिसको अवीना फतुआ जिसका साइंटिफिक नेम होता है, इसमें देखा गया है कि इसके अंदर तीनों प्रकार की, जो तीनों प्रकार की हमने डोरमेंसी बताई, इसके अंदर ये तीनों प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है। जिस कंडीशन में इसको जिस डोरमेंसी की ज़रूरत होगी, उस टाइप की डोरमेंसी ये बना लेता है। कुछ ऐसे वीड्स होते हैं, बाइनियल वीड जिनको हम कहते हैं, मतलब इनका जो लाइफ साइकिल होती है, ये 2 साल, 1 साल से ज़्यादा और 2 साल के आसपास में इनकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है। जैसे चिकोरी होती है, जिसको चिकोरिया में एंथुअस बोलते हैं, लेंटाना जो लेंटाना कैनरा होता है, वाइल्ड कैरेट होता है, फिर प्लांडगो स्पीसीज होता है, फिर उसके बाद कनाडा थिस्टिल होता है, जिसको हम सिरकियम अर्वेंस बोलते हैं। ये सब जो वीड्स होते हैं वो बाइनियल होते हैं। ठीक, बाइनियल का मतलब 2 साल में एक बार। उसके बाद फिर है कुछ पैरानियल वीड्स होते हैं। बात समझो, पैरानियल वीड्स कैसे होते हैं? मतलब ये 2 साल से ज़्यादा टाइप का इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 साल से ज़्यादा का होता है। कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन मोर देन 2 ईयर। 2 साल से ज़्यादा टाइम में ये अपना जो है वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। कौन से वीड? जिनको हम पेरेनियल वीड्स कहते हैं, यानी कि बहुवर्षीय खरपतवार। इसमें कुछ होते हैं सैलो रूटेड, यानी कि जिनकी रूट जमीन में बहुत अंदर तक नहीं जाती है। वो कौन कौन से हैं? साइनोडॉन है और एग्रोफायरॉन है। ये 2 वीड ऐसे होते हैं जो हैं तो पेरेनियल वीड, लेकिन इनकी जो रूट है वो बहुत अंदर तक जमीन में नहीं जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डीप रूटेड सीड्स होते हैं, वीड्स होते हैं। उसमें साइप्रस रोटेंडस, सोरगम हेल्पेंस, ये जो 2 तरीके के होते हैं वीड्स, इनकी जो जड़ है वो ज़मीन में बहुत अंदर तक चली जाती है, और ये पेरेनियल भी होते हैं। जैसे दूब घास, इसमें जो लिखा है, तो दूब घास आपने देखा होगा, एक बार उग गया तो वो कभी ऐसा नहीं होता कि सूख जाए। हाँ, गर्मी का जब समय आता है, अगर पानी नहीं मिल रहा है, मई जून के महीने में चिलचिलाती धूप में अगर पानी नहीं बरसा बहुत दिन तक, और सिंचाई भी नहीं हुई, तो वीड की कोई सिंचाई करता नहीं है। अगर बाई चांस कहीं हो जाए तो हो जाए, तो ये सूख जाता है।
नहीं तो फिर अगर इसकी सिंचाई बराबर होती रहे तो ये जो दूब घास होती है कभी नहीं सूखती है, पेरानियल होती है, एवरग्रीन, हमेशा ये हरी भरी रहती है और इसकी जो जड़ें होती हैं ज़मीन में बहुत अंदर तक जाती हैं। डिफ़िकल्ट पेरेनियल वीड्स आर आल्सो कॉल्ड परनीसियस वीड्स। जो बहुत डिफ़िकल्ट पेरेनियल वीड्स होते हैं जिनको निकालना उकालना काफ़ी कठिन होता है, इस टाइप के वीड को हम बोलते हैं परनीसियस वीड्स बोलते हैं। ये जरूर याद कर लेना, एक टर्मिनोलॉजी है परनीसियस वीड्स का। इसका जो वो होता है कि ऐसे पेरेनियल वीड्स जिनको डिफ़िकल्ट होता है रोकना, कंट्रोल करना, इसको हम बोलते हैं पेरेनियल, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परनीसियस वीड्स। उसके बाद अगर हम बात करें वीड एसोसिएशन का, कि मतलब जो वीड है ये किसके साथ रहता है। एसोसिएशन का मतलब होता है साथ साथ में रहना। तो वीड किसके साथ रहता है, किस क्रॉप के साथ रहता है या किस सीजन के साथ रहता है या कुछ ऐसी कंडीशन है, कैसे रहता है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई जो वीड है वो हर फसल में उग जाता है, समझ पा रहे हो। जैसे फ्लेरिस माइनर गेहूं में उगता है लेकिन वहीं आप मस्टर्ड में नहीं देखेंगे, या अगर आप राइस में देखेंगे तो राइस में नहीं मिलेगा आपको, या चिनोपोडियम एलुबम है उसको आप राइस में नहीं देखेंगे। तो कुछ इनका एसोसिएशन होता है, उन्हीं के साथ, उन्हीं फसलों के साथ ये वीड्स रहते हैं। वो कई तरीके के होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला है सीजन बाउंड है, दूसरा क्रॉप बाउंड डिजीज है, क्रॉप बाउंड सीड्स होते हैं और इसी तरीके से और कई प्रकार होते हैं। कुछ प्रकार हम जान लेते हैं। जो सबसे पहले सीजन बाउंड वाला होता है वो ऐसा होता है, ग्रो इन स्पेसिफिक सीजन ऑफ और ईयर विथ डिसरिगार्ड टू क्रॉप स्पेसीज। किसी क्रॉप स्पेसीज के साथ ना रहकर ये किसी एक प्रॉपर सीजन में रहते हैं। उस सीजन में ये ग्रो होंगे चाहे जिस भी क्रॉप के साथ ये ग्रो हो जाए। जैसे सोरगम हेल्पेंस और सिरकियम अर्वेंस, ये दो जो वीड्स होते हैं वो किसी एक सीजन में ग्रो होते हैं। जैसे कोई वीड्स ऐसा होंगे जो खरीफ सीजन में ग्रो होंगे, खरीफ का मौसम आएगा तो वो ग्रो हो जाएंगे, चाहे कोई भी फसल उसमें खेत में हो वो ग्रो हो जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो रबी सीजन में ग्रो होते हैं। तो रबी सीजन में आपने चाहे मटर बोया हो, चाहे चना बोया हो, चाहे गेहूं बोया हो, चाहे मस्टर्ड बोया हो, चाहे तीसी बोई हो, कुछ भी बोया हो आपने, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इनका सीजन है तो ये ग्रो हो जाएंगे। इस टाइप के जो वीड्स का एसोसिएशन होता है उनको सीजन बाउंड्स वीड्स कहते हैं। समझ गए। अगला जो पॉइंट है क्रॉप बाउंड वीड्स, ऐसे वीड्स जो किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर ही ग्रो होंगे, बाकी नहीं ग्रो होते हैं। जैसे स्पीसीज ऑफ वीड्स व्हिच यूजुअली पैरासिटाइज द होस्ट प्लांट, इट्स इंक्लूड्स फॉलोइंग। ये कई तरीके के होते हैं। जैसे ये किस तरीके का होता है, क्रॉप बाउंड डिजीज, मतलब ये किसी क्रॉप पर ही रहते हैं, किसी क्रॉप पर ही रहेंगे। इनका एक फिक्स होता है कि ये जो क्रॉप रहेगी तो हम रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। ये 4-5 क्रॉप अपने सेलेक्ट कर लेते हैं वीड कि हाँ यही क्रॉप जब ग्रो होगी या हमको ये क्रॉप कहीं मिलेगी तो वहाँ हम ग्रो हो जाएंगे, नहीं तो हम नहीं ग्रो होंगे। जिसमें जो सबसे पहला है कसकुटा, ये आप देख सकते हैं, जिसको हम अमरबेल कहते हैं। ये एक पैरासाइट होता है, एक पैरासाइट वीड होता है। इट इज ए टोटल स्टेम पैरासाइट वीड। ये टोटली स्टेम पैरासाइट वीड होता है। जो हमारा होस्ट प्लांट होता है उस प्लांट के स्टेम में कहीं बीच में अपने रूट को पेनिट्रेट कर देता है और जो होस्ट प्लांट है जो वो न्यूट्रिएंट अपने लिए बनाता है उसको ये चूस लेता है। जैसे मच्छर हमारा खून चूसता है उस तरीके से ये जो वीड होता है, ये अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो ये पेड़ों का खून चूस लेता है। इसका जो होस्ट क्रॉप है वो होता है लूसर्न। लूसर्न में जो है ये कसकुटा बहुत ज़्यादा लगता है। लूसर्न जो है ये होस्ट प्लांट है कसकुटा का, यानी कि ये जो अमरबेल है ये लूसर्न में बहुत ज़्यादा लगती है। इसको मैनेज कर सकते हैं। इट कैन बी मैनेज्ड बाय स्प्रे ऑफ पैराक्वाट एंड लूसर्न सीड आर फ्लोट विथ 20% सॉल्ट सॉल्यूशन बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप। कह रहा है इसको मैनेज करने के लिए या तो आप अफेक्टेड पार्ट्स पर पैराक्वाट का स्प्रे कर दो, उससे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या तो फिर आप अगर लूसर्न की जब क्रॉप ग्रो कर रहे हो तो इसके सीड को साल्ट के सॉल्यूशन में 20% सॉल्ट सॉल्यूशन में इसको पहले भिगो लो, भिगोने के बाद तब ग्रो करो। तो इससे जो ये वाला कसकुटा जो वीड है ये लोरेंथस पर नहीं, लूसर्न पर आपके
नहीं लगेगा, आपकी क्रॉप सुरक्षित रहेगी। उसके बाद जो दूसरा क्रॉप एसोसिएटेड वीड है वो है लोरेंथस। लोरेंथस ये कैसा होता है, ये एक पार्शियल स्टेम पैरासाइट हो जिसको हम बांदा भी बोलते हैं। बांदा ये आपको नीम के पेड़ पर देखने को मिलेगा, आम के पेड़ पर देखने को मिलेगा। इन दोनों पेड़ों पर तो मैंने व्यक्तिगत खुद देखा है, हमारे गांव में बाग है और नीम का पेड़ भी है, तो हमने वहाँ पर देखा है कि बाग में ये लगा हुआ है और पेड़ों पर भी लगा हुआ है। अगर ये पेड़ों पर बहुत ज़्यादा लग जाता है तो जो होस्ट प्लांट है जैसे नीम या आम है उसको ये बर्बाद कर देता है। इसीलिए जब ठंडी का मौसम आता है तो जब ट्रेनिंग प्रूनिंग करी जाती है पौधों को तो काट के इसको निकाल दिया जाता है, नहीं तो पूरे पौधे को ही खराब कर देता है। इसी को हम बोलते हैं लोरेंथस या इसको बोलते हैं बांदा। ये एक सेमी स्टेम पैरासाइट होता है। होस्ट क्रॉप इसका क्या होता है, प्लांटेशन क्रॉप्स होती है, स्पेशली मैंगो, जैसे अभी मैंने बताया कि मैंने मैंगो पर खुद देखा है। उसके बाद अगर हम बोलें तो ब्रोम रॉप या औरोबैंकी ये भी एक पैरासिटिक वीड्स होता है। ये टोटली रूट पैरासाइट होता है। किसी भी होस्ट प्लांट का जो रूट होता है उसी के रूट में ये अपनी रूट घुसा देगा और जर्मिनेट हो जाएगा। होस्ट क्रॉप ऑफ औरोबैंकी, औरोबैंकी क्या होस्ट क्रॉप कौन कौन सा होता है, मस्टर्ड होता है, सोलोनेसियस क्रॉप्स होती है जैसे टोमेटो, पोटैटो, टोबैको, चिली, ब्रिंजल, ये सब क्रॉप्स जो होती हैं इनका ये होस्ट प्लांट होते हैं। ये सब क्रॉप्स इन्हीं पर ये लगता है। जैसे मान लो टमाटर जो है, टमाटर का क्रॉप वो ग्रो हो रहा है। अब टमाटर की जो जड़ है ज़मीन के अंदर, वहाँ पर ये सीड, इसका जो इस औरोबैंकी का जो सीड है ये जाएगा और इनकी जड़ों में ही जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट होके अपनी जड़ टमाटर की जड़ में डाल देगा और टमाटर जो न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा उसको ये खुद चूस के अपने को ग्रो कर लेगा और इस तरीके से ग्रो होकर बन जाता है। तो आपका जो ये वाला फिगर दिख रहा है ये किसका है, ये है औरोबैंकी का। उसके बाद अगर इसको मैनेज करने की हम बात करें तो इसमें अगर हम स्प्रे कर दें ग्लाइफोसेट का @ 0.2% के हिसाब से, तो ये जो औरोबैंकी है इसको हम मैनेज कर सकते हैं, तब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा ग्लाइफोसेट डालने पर। उसके बाद है विच वीड जिसको हम स्ट्राइगा भी बोलते हैं। ये है स्ट्राइगा। ये क्या होता है, ये सेमी रूट पैरासाइट होता है। इसका जो होस्ट प्लांट होता है ये पर्ल मिलेट होता है, सोरघम होता है, मेज और शुगर केन एंड सनफ्लावर, ये सब जो क्रॉप होती हैं इन क्रॉप्स पर लगता है। अब बात समझो, हमने जो पढ़ाया इसमें दो टर्म यूज हो रहे हैं, एक तो सेमी, एक होता है टोटल। अगर सेमी रूट पैरासाइट है, जैसे कि ये सेमी रूट पैरासाइट होता है स्ट्राइगा, इसका मतलब ये है कि ये कुछ तो होस्ट प्लांट से न्यूट्रिएंट ले लेगा और कुछ न्यूट्रिएंट ये खुद बना लेगा। ठीक, रूट का मतलब ये रूट में होस्ट प्लांट के रूट से जर्मिनेट होता है, कुछ न्यूट्रिएंट होस्ट प्लांट से ले लेता है और कुछ खुद से बना लेता है, जिससे अपना ये जीवन चक्र आराम से पूरा कर लेता है। ये जो होता है टोटल रूट पैरासाइट प्लांट, ये होस्ट प्लांट के रूट में ही जर्मिनेट होता है और जितना न्यूट्रिएंट इसको चाहिए सब होस्ट प्लांट से ही लेता है, ये अपने आप खुद कुछ नहीं बना पाता। तो टोटल का मतलब ये होता है कि ये टोटली डिपेंड होता है अपने होस्ट पर, इसको खुद कुछ नहीं आता, मतलब ये खुद अपना न्यूट्रिएंट नहीं ले सकता, चाहे फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाना हो, चाहे ऑक्सीजन लेना हो, चाहे आपका जो सॉइल से न्यूट्रिएंट लेना हो, ये कुछ नहीं ले सकते, ये सब अपना उसी होस्ट प्लांट से ही चूस लेते हैं। टोटल है तो सब कुछ चूस लेगा, अगर सेमी है तो ये कुछ अपना बनाएगा और कुछ दूसरे होस्ट प्लांट से चूस लेगा। तो ये तो हो गया सेमी और टोटल। अब रूट और स्टेम जो पैरासाइट है, जैसे यहाँ देखिए ये स्टेम पैरासाइट है और ये भी स्टेम पैरासाइट है। ये जो होता है ये पौधे की जो होस्ट प्लांट होता है ये होस्ट प्लांट के स्टेम में निकलते हैं, ये दोनों टाइप। और जो ये रूट पैरासाइट वाले होते हैं ये होस्ट प्लांट के रूट से निकलते हैं। जैसे ये जो मैंगो वाला है, ये मैंगो का जो जड़ है वहाँ से रूट से, मैंगो के रूट से नहीं निकलेगी, मैंगो को जो स्टेम है, जो उनकी ब्रांचेज हैं, वहाँ पर ये जर्मिनेट होगा। और ये जो है ये टमाटर के पौधे के जो ब्रांचेज हैं वहाँ पे नहीं जर्मिनेट होगी, ये टमाटर की जो जड़ है वहाँ पर जर्मिनेट होंगी। तो ये होता है रूट पैरासाइट और वो होता है स्टेम पैरासाइट। अच्छे से अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, ज़रूर याद कर लेना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें क्रॉप एसोसिएटेड वीड, मतलब
कुछ ऐसे वीड्स होते हैं जो किसी एक क्रॉप के साथ ही रहते हैं, जैसे क्रॉप स्पेसिफिक वीड, जिसमें हम बोलते हैं चिकोरी। चिकोरी एक ऐसा वीड होता है इस टाइप का, ये आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों के घर में जानवर होंगे और आप लोग कभी बरसीम काटने जाते होंगे तो आप इस खरपतवार को जरूर देखते होंगे। बरसीन में ये जरूर उग जाता है, आप कितना भी बचाइए, लेकिन अगर आपने 1-2 बिस्वा अगर बोया है, थोड़ा बहुत अगर बरसीम की बुआई करी है, तो 1-2 पौधे तो आपको इसके जरूर मिल जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं चिकोरी। चिकोरियम एंथोबस इसका जो होता है साइंटिफिक नेम होता है। ये बरसीन की फील्ड में मिलता है। उसके बाद मिमिक्री वीड होता है। मिमिक्री का मतलब समझते होंगे, मिमिक्री आर्टिस्ट मतलब कि किसी एक एक्टर की आवाज़ में वो बात करते हैं, किसी दूसरे आदमी की आवाज़ में वो बोलते हैं। इसी तरीके का जो मिमिक्री वीड होता है ये भी होता है। ये देखने में ऐसे लगेगा जैसे हमारी मेन क्रॉप सर्वाइव वेल बिकॉज ऑफ देयर सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी विथ होस्ट क्रॉप। जैसे बात समझो कि जो हमारा वीट होता है यानी कि गेहूं होता है, गेहूं में जब गेहूंसा जम रहा होता है तो इनिशियल स्टेज में फ्लावरिंग से पहले हम इसको आसानी से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि हमारा वीट की क्रॉप कौन सी है और गेहूंसा की क्रॉप कौन सी है, फ्लेरिस माइनर की क्रॉप कौन सी है। इनका जानने का बस एक ही तरीका है, आप जड़ों को उखाड़िए, पौधे को पूरा उखाड़ लीजिए। जब पौधा आपका 20 से 25 दिन का हो गेहूं, उसी समय यह भी जर्मिनेट होता है। अगर आप दोनों को उखाड़ेंगे तो अगर जड़ के पास गेहूं की जो जड़ होती है, गेहूं के जड़ के पास जहां से स्टेम स्टार्ट होता है, वहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां सफ़ेद सफ़ेद सा दिखेगा। लेकिन अगर गेहूंसा की बात करें, फ्लेरिस माइनर की, तो यहाँ पर जड़ के पास जो स्टेम स्टार्ट होता है वहाँ पर लाल होता है, गेहूं में सफ़ेद होता है और इस खरपतवार में गेहूं का मामा जो होता है इसमें लाल होता है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। बाकी पूरी मार्फोलॉजिकल डिफरेंस कोई और नहीं होता है, बाकी इनको आप नहीं पहचान सकते जब तक इनके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो जाती है। इसी तरीके से जो वाइल्ड राइस है, जिसका हम कहते हैं ओराइजा सटाइवा वैरायटी फतुआ, अगर ये ग्रो हो गया है तो आप ओरिजिनल धान की वैरायटी, आपका जो ओरिजिनल धान है और जो जंगली धान जम गया है, इन दोनों में आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको बोलते हैं मिमिक्री वीड। जरूर याद कर लेना कि कौन सी क्रॉप का कौन सा मिमिक्री वीड होता है। जैसे वाइल्ड ओट जो होता है, अविना फतुआ या कैनरी जो ग्रास होता है, जिसको हम फ्लेरिस माइनर कहते हैं, ये वीट में बहुत ग्रो होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको तुरंत ही बताया है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके जो कुछ पार्ट्स बते हैं, जैसे मैंने ये पहला दूसरा बता दिया, आने वाले जो कुछ पार्ट्स हैं इसको मैं दूसरे लेक्चर में जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें कवर करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो यार तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दो। धन्यवाद।